सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी अगली वीडियो में आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं वर्ण विचार। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक इस विषय को सुने और समझने का प्रयास करें। वर्ण विचार देखिए बच्चों, यहां पर प्रमुख बिंदु लिखे हुए हैं, तो इन बिंदुओं के अनुसार ही हम इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके द्वारा भाषा का आगे निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और अधिक खंड अर्थात टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण जिस प्रकार क, ख, अ, आ आदि। उसके बाद वर्णमाला। वर्णों का वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जो एक माला की तरह पिरोया हुआ होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, स्वर। स्वर की परिभाषा एवं भेद। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। स्वर की परिभाषा। स्वर होता क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। कहने का मतलब स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं और अपनी शक्ति की बदौलत ही बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्वर कहा जाता है। तो यह थी बच्चों स्वर की परिभाषा। इसके बाद स्वर के भेद। यहां देखिए हमने 3 आधार पर स्वरों के भेदों को बांटा है। सबसे पहले समय के आधार पर। मैंने यहां पर समय के आधार पर आगे भेद इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आप उन भेदों को कक्षा पहली से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वो बहुत आसान भी है। अपनी अपनी किताबों में आप देख लीजिए, आपको मिलेंगे। समय के आधार पर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री, ये 4 स्वर हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटी मात्राओं वाले स्वर। मात्राओं के बारे में आप आगे जानेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरा है दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर आपके दीर्घ स्वर होते हैं क्योंकि ये स्वर ह्रस्व स्वरों के मुकाबले एक अधिक मात्रा का समय लेकर बोले जाते हैं। तीसरा भेद है प्लुत। प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में ही किया जाता है, परंतु फिर भी आपको समझने के लिए उसका परिचय प्राप्त करना जरूरी है। प्लुत स्वर, उनका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी दुगनी मात्रा अर्थात दोगुने समय के साथ किया जाता है। जैसे हम दीर्घ स्वर पढ़ रहे हैं आ, तो प्लुत को कैसे पढ़ेंगे? आ। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला निरअनुनासिक स्वर, दूसरा अनुनासिक स्वर। निरअनुनासिक स्वर होते हैं बच्चों जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अनुनासिक स्वर का मतलब होता है वो मुख और नासिका दोनों से होते हैं। वहां पे जब आप अनुनासिक स्वरों को देखेंगे, अपनी पुस्तकों में ध्यान से देखिए, वहां पर उनके ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगा होगा। आगे देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान यहां पर हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। हमारे मुख में कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं जिनमें जीभ टकराती है तो वो उसी वर्ण का उच्चारण स्थान बन जाता है। ध्यान से देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ। देखिए अ और आ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। इ और ई तालु, री का मूर्धा, उ और ऊ का ओष्ठ, ए और ऐ का कंठ तालु,
ओ और औ का कंठोष्ठ। अब ध्यान से समझिए, कंठ हमारा गला, तालु ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा ऊपर का एक छोटा सा भाग, मूर्धा तालु से ऊपर का छोटा सा एक भाग, ओष्ठ हमारे होठ, कंठ तालु जब गला और तालु दोनों मिलकर काम करते हैं वो कंठ तालु कहलाता है, कंठोष्ठ गला और होठ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है, सरल है, मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। इन स्वरों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंठ से कौन सा उच्चारण हो रहा है, मूर्धा से कौन सा, तालु से कौन सा, ओष्ठ से कौन सा, और कंठ तालु से कौन सा और कंठोष्ठ से कौन सा। आप अपनी पुस्तकों में देखकर ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्वरों की मात्राएं। ध्यान से देखिए, ये चीज आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ देखिए, ई ये मात्रा है, ई ये मात्रा है, उ ये मात्रा है, छोटा उ। इसको मैं कम समय लेकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये छोटा उ है। छोटी मात्राएं कम समय लेकर बोली जाएंगी, बड़ी मात्राएं थोड़ा सा अधिक समय लेकर, ज्यादा अधिक नहीं, थोड़ा सा अधिक। उ ये मात्रा, री ये, ए की ये मात्रा है, आई की ये मात्रा है, ओ और औ। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब समझिए, अ प्लस योग प्लस वाह। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़े हुए, वाह का मतलब साथ चलने वाले। कहने का मतलब कि जो जुड़कर भी नहीं जुड़ते और फिर भी साथ चलते हैं उनको अयोगवाह कहते हैं। ये स्वरों के अंदर नहीं आते लेकिन स्वरों के साथ साथ चलते हैं। अब देखिए यहां पर अयोगवाह दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से, अनुस्वार और विसर्ग। अब यहां पर अनुस्वार के हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। गंगा, गंगा आपने जो बिंदी देखी आप यहां पर देख रहे होंगे, बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। अब जब हम इस बिंदी की जगह कोई वर्ण प्रयोग करते हैं तो उसमें अंग आता है। ध्यान से देखिए, ये व्यंजनों में से आएगा। आगे कंठ, बिंदी की जगह आधा अण, सुंदर, बिंदी की जगह आधा न। उसी प्रकार यहां पर मैंने आपको एक एरो का निशान लगाया है, ऊपर देखिए अंग य न म अण। मतलब ये अकेले ही उदाहरण नहीं है, इसके और भी अधिक उदाहरण हो सकते हैं। अपनी किताबों में से देखकर आप पढ़ सकते हैं। आखिरी है विसर्ग। विसर्ग देखिए, विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है लेकिन हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में इसका प्रयोग होता है। प्रातः जब हम इसको बोलते हैं तो ह की आवाज आती है, अतः, मूलतः आदि। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का विषय बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे का विषय व्यंजन और व्यंजनों के उच्चारण स्थान हम अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।